बाबर अवान साहब, ये हम एक अब ट्रेंड देख रहे हैं, जब से हुकूमत आई है लोगों को लापता कर दिया जाता है, उन पर केसेस बनाए जाते हैं, ये क्यों हो रहा है? देखिए, मैंने तो शर्म दिलाने के लिए इस निज़ाम को कहा था कि पाकिस्तान सरजमीन बेआइन बना दिया गया है, लेकिन अब तो वाकई सरजमीन बेआइन है। जो आईजी सिंध है उसको चाहिए कि वो फौरी तौर पे या इनको बरामद करे या अपने अहदे से इस्तीफा दे। इलेक्शन के लिए जो फंड जारी नहीं किए गए, तो इसमें कंटेम्प्ट किस पे लगेगी? 2 लोगों के नाम लिख के उन्होंने डायरेक्शन दी थी, एक सेक्रेटरी फाइनेंस और दूसरा सेक्रेटरी डिफेंस। पहला इन दोनों को तलब किया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि ये ऑर्डर था, आपने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया। तो जाहिर है फिर पहला बड़ा मुलजिम जो है दूसरे मरहले का वो शहबाज शरीफ है कि हम इलेक्शन नहीं करवाते, ये उन्होंने कहा हुआ है। दे आर चीक्स टू से सुप्रीम कोर्ट पे हम आपको नहीं मानते, ये भी उन्होंने कहा हुआ है। और कल जो चोरों की पूरी बारात लगी हुई थी, आइन के जश्न से ज्यादा एक बरसी थी, चंद मायूस से चेहरे थे और सच्चाई का मातम था, जिन था या रेफरेंडम था, शहर में हू का आलम था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है, हक और सच की आवाज़ बोल न्यूज़ को दबाने के लिए हुकूमत फिर ओछे हथकंडों पर उतर आई है। बोल के को चेयरमैन के खिलाफ झूठे मुकदमों, बोल से वाबस्ता सहाफ़ियों की गिरफ्तारियों और पैमरा पाबंदियों के बाद अब बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम को घर से अगवा कर लिया गया है। उफ, क्या जुल्म है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सादा लिबास अफराद सुबह 6 बजे घर में दाखिल हुए और आकाश को अपने साथ ले गए। बोल न्यूज़ पहले भी अपने हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ियों की सरगर्मियां रिपोर्ट कर चुका है। इन गाड़ियों के नंबर भी नोट किए जा चुके हैं, मगर किसी इदारे ने इस शिकायत पर कान नहीं धरे, क्योंकि हुकूमत की सियासत और नीयत दोनों में खराबी दिखाई दे रही है। रियासत बचाने के दावेदारों ने मुल्क को ज़मीन बेआइन बना दिया है। मनपसंद फैसले ना आने पर हुकूमत इस वक्त अदलिया के खिलाफ शिकंजा कस रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मुतनाज़ा बिल चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर कदगन की साजिश है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लेकर 90 दिन में इंतखाबात कराने आइन की पासदारी की कोशिश की। हुकूमत इलेक्शन से ऐसे डर रही है जैसे सांप का डसा रस्सी से डरता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के लिए फंड्स फराहम करने का हुक्म दिया था, लेकिन हुकूमत की 2 नंबरी देखें कि यह मामला पार्लियामेंट में ले गई। इलेक्शन कमीशन ने अदम दस्तयाबी की रिपोर्ट जमा करा दी है, जबकि दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह बरसरे आम कह रहे हैं कि शायद इलेक्शन अक्टूबर में भी ना हो। आइन शिकनी का ये चलन कब तक जारी रहेगा? अदालत इस पर क्या मुनासिब हुक्म जारी करेगी? इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले वो न्यूज़ की आवाज़ दबाने की एक और कोशिश पर बात करते हैं। सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ है। मुजम्मिल, हमने देखा को चेयरमैन साहब को गिरफ्तार किया गया, फिर जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ सदीक जान हमारे प्रोग्राम का रोज़ाना हिस्सा होते हैं, उनको जिस तरह गिरफ्तार करके फिर वो लापता ही रहे, पता ही नहीं लगा कहाँ है। हमने इसी तरह का मामला देखा इमरान रियाज के ख़िलाफ़, फिर हमारे और दीगर जो साथी हैं उनके खिलाफ समी इब्राहिम साहब को हिरासा किया गया, जमील फारूक की गिरफ्तार हुए, उन पर तशद्दुद हुआ। ये ऐसे लगता है कि अब यहाँ पर एक चलन बन गया है कि लोगों को उठाओ, लापता करो, कुछ उनसे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लें और उसके बाद फिर कहीं उनको सामने लाया जाता है। बिल्कुल जी, कोई दूर दराज का इलाका नहीं है। अगर अर्बन सेंटर्स में, बड़े शहरों में ये सूरत हाल है जहाँ पर कैमरास भी लगे होते हैं, उसके बावजूद भी कोई एविडेंस सामने नहीं आता। तो अगर ये तरीक़ाकार फॉलो करना है तो फिर आप एक ऐलान कर दें कि ये जमहूरियत नहीं है और यहाँ सिर्फ ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। ये वाला जो पर्टिकुलर केस है, इसमें भी वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है जो बाकी केसेस का आपने नाम लिया उसी तरह से। तो इससे मैसेज जो है वो आलमी कम्युनिटी को भी यही जाता है कि रूल ऑफ़ लॉ जो है वो इस मुल्क में कोई कारगर साबित नहीं होता और जिसके पास ताकत होती है वो जो भी करे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। और इससे नुकसान अल्टीमेटली सिर्फ मुल्क को नहीं होता, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो इमेज जाता है पाकिस्तान का, और जो सहाफ़ती आज़ादी के हवाले से भी हम इस शो के अंदर पहले भी बात कर चुके हैं, तो उससे मज़ीद डैमेज जो है वो आपके नेशनल इमेज को होता है। ये चंद शख्सियात की जो गेम है ये ख़त्म तो हो जाती है, लेकिन इन द लॉन्गर रन जो है ये एक मैसेज ये जा रहा है कि सहाफ़ी को काम करने के लिए या आज़ादी इज़हार राय के लिए या कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं उसको एक्सरसाइज़ करने के लिए पाकिस्तान जो है वो एक अप्रोप्रिएट जगह नहीं है और इसको कंडेम करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि घर वालों के लिए ख़ासा डिप्रेशन होता है ये सूरत हाल के अंदर, जिस सूरत हाल से वो गुज़र रहे होते हैं कि उनको मालूम नहीं होता कि किस जुर्म की बिना पे और कौन कहाँ से उठा कर ले गया है। तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल कम्युनिटी तक भी ये बात पहुँचती है,
ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड चलते हैं और इससे जो है वो एक डेफेमेशन होती है मुल्की स्टेज के ऊपर, इसको अवॉइड करना चाहिए। बाबर अवान साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान का बड़ा नाम, आईनी और कानूनी माहिर सियासतदान भी हैं। बाबर अवान साहब, ये हम एक अब ट्रेंड देख रहे हैं, जब से हुकूमत आई है लोगों को लापता कर दिया जाता है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हों, सहाफ़ी हों, सियासतदान हों, उन पर केसेस बनाए जाते हैं। इसकी क्या वजह आप समझ रहे हैं और फिर ये क्यों हो रहा है बार बार केस? यानी इसका मतलब है कोई खौफ नहीं रह गया कानून का या अदालतों से उस तरह रिलीफ नहीं मिल पाता, इसलिए मुसलसल ये काम चल रहा है? देखिए, मैंने तो शर्म दिलाने के लिए इस निज़ाम को कहा था कि पाकिस्तान सरजमीन बेआईन बना दिया गया है, लेकिन अब तो वाकई सरजमीन बेआईन है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो पहली जजमेंट थी इस पे आई लापता अफराद बलूचिस्तान के अलावा, वो सिहाला के पास से एक शख्स उठाया गया था और उस पर इल्ज़ाम ये था कि मुशर्रफ वाला जो बहुत सारे हमले थे उनमें से एक हमले में उसका कोई रोल था। तो उसके ऊपर मैं उसका वकील था, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई और फिर दर्जनों जजमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बाकी जो 4 मुल्क के हाई कोर्ट्स हैं उनकी हैं, और जो भी आइन तोड़ता है उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई तो ज़रूर होती है। लेकिन अब इसका पता लगता है कि गुमशुदा अफराद सिर्फ किसी एक सूबे या एक इलाके या देहाती इलाके या दूर दराज के इलाके में नहीं रहे, अब तो पूरा मुल्क उनकी एक खुली मंडी बन गया है। जिसका दिल चाहता है वो गायब कर दिया जाता है। मैं सबसे पहले आकाश राम की जो अगवा है उसकी मजम्मत करता हूँ, और साथ जो आईजी सिंध है उसको चाहिए कि वो फौरी तौर पे या इनको बरामद करे या अपने अहदे से इस्तीफा दे। इतना बड़ा अहदा जिसके इतने बड़े प्रोटोकॉल्स, इतने बड़े पर्क्स, इतनी बड़ी प्रिविलेजेस, इतनी तनख्वाहें, इतनी मराहत, इतनी गाड़ियाँ, इतने मौज मेले हैं, वो इसलिए नहीं है कि वो किसी कैट वॉक में शिरकत करने की तैयारी में होते हैं। उनका काम है कि ये इस तरह के जराइम जो है उनको इनकाउंटर करें जिससे लोगों के अंदर खौफ की एक लहर। और ये जो सेक्शन 6 है, कल बड़ी डिटेल्ड बहस एक हुई, उसमें मैंने हिस्सा लिया और उसमें सदीक जान और दूसरे लोग भी मेरे ख्याल में शामिल थे। तो ये सेक्शन 6 जो एंटी टेररिज्म एक्ट का है, अगर किसी खास तबके में खौफ की लहर दौड़े तो वो सीधा सीधा दहशत गर्दी का पर्चा होता है। और सबसे बड़ा जो जुर्म है वो यही है। जी सदीक जान। बाबर मान साहब, ये बताइएगा कि मैं 2 ही सवाल हैं, दोनों इकट्ठे कर लेता हूँ, फिर आप इन दोनों के जवाब अगर दे दें। एक तो अलीम बिन गंडसपुर साहब का जो मामला है वो एक थाने के केस से दूसरे थाने के जो केस में उसमें उनको हिरासत में लिया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। और ये जो सबसे इस वक्त अहम मामला है, इलेक्शन के लिए जो फंड जारी नहीं किए गए, तो इसमें कंटेम्प्ट किस पे लगेगी, आप क्या समझते हैं कानूनी तौर पर? देखिए, जो अली अमीन के खिलाफ केस है वो भी एक केस स्टडी है जो लॉ एंड जस्टिस से मुतल्लिका दुनिया है उसके लिए। 6 महीने पहले वो कहते हैं कि एक मैजिस्ट्रेट था, वो सरकारी मुलाजिम है, खुद पब्लिक सर्वेंट है, नौकर है लोगों का, उनसे तनख्वाह लेता है। उसने एक टीवी शो देखा था और 6 महीने बाद उसको जाग आई कि मुझे रिपोर्ट करनी चाहिए। और वो रिपोर्ट ये करता है कि एक टेलीविज़न है जिसने ये चलाया, समा टेलीविज़न ये चलाया। पहला तो यह है कि समा टेलीविज़न को चलाने से पहले जो मुतल्लिका आदमी है वो बताया जाए कि उनके पास कौन सा वो टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए से वो ये बता सकते हैं कि डीप फेक ये ऑडियो नहीं है। और उन्होंने कहा जी कि ये साथी उसका असद है। तो ये बहुत बड़ा मीडिया ट्रायल किया गया अली का। अली वाज हाई वैल्यू टारगेट इसलिए कि वो बड़ा शेर है और वो सही मानों में शेर है, और वो खड़ा होता है पार्टी के लिए, इमरान खान के आगे खड़ा होता है, अपने जो हमारे लड़के हैं उनको बचाने के लिए आगे खड़ा होता है। तो इसलिए ये उसके खिलाफ जो पर्चा था उसमें जो इन्फॉर्मेंट है, मुखबर है, वो बाकायदा मैजिस्ट्रेट है, जो पुलिस ऑर्डर है और जो क्रिमिनल डिस्पेंसेशन की दुनिया है पाकिस्तान की, उसमें मुखबर वो होता है जो मुजरमों के अंदर घुसा हुआ एक जराइम पेशा आदमी होता है, और वो जराइम पेशा आदमी थाने से थोड़ी बहुत मराहत लेता है और वो मुखबरी करता है। ये 7वां मैजिस्ट्रेट है इस्लामाबाद में जिसकी मुखबरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के कुछ पहले पर्चे हो गए जिसमें इमरान खान के खिलाफ 1 से ज़्यादा पर्चे शामिल हैं और मैजिस्ट्रेट्स हैं वो जो काम कर रहे हैं। तो ये मौकरी है सीधी सीधी। दूसरा ये कि आज एक वहाँ जो फेक वीडियो किस्सा बनती है, एक वकील साहब मेरे साथ थे लीगल टीम में, वो लेके आए थे और उसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से वही गुफ्तगू एक सिटिंग ऑफिस पब्लिक ऑफिस होल्डर उसकी शक्ल लगा के, और ये किसी बच्चे ने बनाई और उनको दी।
तो वो दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू वही है, लफ्स बलफ्स वही है। तो इस पे जो मैजिस्ट्रेट साहब थे वो परेशान हो गए। और उससे पहले कल जब जज साहब को ये पेश की गई थी उस वकील साहब की जानिब से, तो वहाँ भी बड़े वो परेशान हुए। उन्होंने कहा कि इतना ये डीप फेक ऑडियो और वीडियो, ये बिजनेस इतना फ्लरिश कर रहा है, और ये बनाने वाले जो है वो बड़ी मशहूर हैं, वो जो मैडम है डीप फेक ऑडियो और वीडियो वाली, और उनका दावा ये है कि उनको जो कुछ मिला वो इन्हीं दो चीज़ों की बरकत से मिला हुआ है। अच्छा, जो दूसरा सवाल था सिद्दीक जान का, जो इलेक्शन के हवाले से अब रिपोर्ट दे दी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कि हमें तो फंड नहीं मिले, अब आप क्या देख रहे हैं, क्या होगा इस पर? अब तौहीन अदालत जो सिद्दीक जान ने पूछा, किस पर लगनी चाहिए और क्या होगा? अब मुझे रिपोर्ट तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन जो उसमें से अंदाजा लगाया जा सकता है, एक फेयर गैस जिसको कह सकते हैं आप, वो ये है कि दो लोगों के नाम लिख के उन्होंने डायरेक्शन दी थी, एक सेक्रेटरी फाइनेंस और दूसरा सेक्रेटरी डिफेंस, वन फॉर द फाइनेंस एंड द अदर फॉर द सिक्योरिटी। वो दोनों उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के बाद जो उनको तलब करके, पहला तो यहाँ से शुरू होगा, अगर प्रोसीडिंग्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है करे या ना करे, तो पहला इन दोनों को तलब किया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि ये ऑर्डर था, आपने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया। उनके खिलाफ तौहीन अदालत से शुरू हो सकती है, और मैंने उनको कोई 4-5 दिन पहले दोनों हजरात को वार्न भी किया था पब्लिकली अपनी एक मीडिया टॉक के अंदर कि आप पे पहला बोझ आएगा। जाहिर है फिर वो जो रूल्स ऑफ बिजनेस है हमारे ROBs 1990, उसके अंदर तो लिखा हुआ है कि जो मिनिस्ट्री है उसको हेड करता है सेक्रेटरी, वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, लेकिन सिंबॉलिकली स्पीकिंग जो कैबिनेट है उसमें तो मिनिस्टर बैठता है, फिर दूसरा वो जिम्मेदार है, वजीर दिफा हो या वजीर खजाना हो, खाली खजाना कह लें। तीसरा ये है कि जो मुस्तफ़ा एम्पेक्स केस है, और 3 उसके बाद भी जजमेंट्स आ चुकी हैं, उनमें ये तय कर दिया गया है कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, आर्टिकल 90 और 91 जिसके अंदर कैबिनेट और फेडरल गवर्नमेंट की गवर्नेंस वर्किंग है, उसमें कहा गया है कि कोई एक शख्स फैसला अगर काबीना में होगा तो कोई एक शख्स उसका जिम्मेदार नहीं होगा, पूरी काबीना। तो जाहिर है फिर पहला बड़ा मुलजिम जो है दूसरे मरहले का वो शहबाज शरीफ है, और शहबाज शरीफ पब्लिक है इस बात के ऊपर, उसकी कैबिनेट पब्लिक है इस बात के ऊपर, PDM पब्लिक है इस बात के ऊपर कि हम इलेक्शन नहीं करवाते, ये उन्होंने कहा हुआ है। दे आर चीक्स टू से सुप्रीम कोर्ट कि हम आपको नहीं मानते, ये भी उन्होंने कहा हुआ है। दे आर चीक्स टू से टू द सुप्रीम कोर्ट कि हम आपकी जजमेंट को ही नहीं मानते, ये भी उन्होंने कहा हुआ है। और कल जो चोरों की पूरी बारात लगी हुई थी कि हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इस आइन का, जो आइन तोड़ के रात के अंधेरे में साइफर की वजह से जिनको चोर दरवाज़ा मिला एक आधी रात के सो मोटो नोटिस के बाद, और जिनको इक़्तिदार में लाके बिठाया गया हाथ पांव बांध के, जो मेजॉरिटी पार्टी थी, वो किधर से आइन के मुहाफ़िज़ हैं? इट्स अ गैंग ऑफ क्रिमिनल्स बेसिकली। इसीलिए वो क्राइम कर रहे हैं अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम कर रहे हैं अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन, जो आपकी आज़ादी है, बोल की आज़ादी है, जितने लोगों के साथ ज्यादती हुई है उन सब की आज़ादी है, वो गारंटी दी हुई है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अलग है कॉन्स्टिट्यूशन में जी, और फ्रीडम ऑफ प्रेस अलग से लिखा हुआ है, ये दोनों लफ्ज अलग अलग हैं जी, दे आर नॉट यूज्ड सिनोनिमसली कि ठीक है जी जो भी बोले, एक जलसे वाला बोलेगा दूसरा प्रेस वाला, इसलिए कि प्रेस वाले उनको बोलने के लिए पाकिस्तान तो एक ऐसी सरजमीन बन गई अरशद शरीफ की शहादत के बाद को जान हथेली पे रख के बोलते हैं। इसलिए ये बड़ी एक संजीदा बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं मानता और सुप्रीम कोर्ट हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है तो अल्लाह ही हाफिज़ है। वो जब एक दफ़ा आइन तोड़ दिया जी तो फिर मेरा ख्याल है शर्मो हया खत्म हो जाती है, फिर कोई भी शिक तोड़ते रहे। मुज़म्मिल बाबर साहब, कल जिस तरह कन्वेंशन पार्लियामेंट में हुआ, आपने भी जिक्र किया उसका, जस्टिस काजी फाइज़ वहाँ पर मौजूद थे, उस पर खासी तनकीद भी हुई, तो एक हल्के ने उसका जवाब ये दिया कि इमरान खान साहब के दौर में साकिब निसार साहब ने बुलाया था कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब को, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि गए वहाँ पर, तो तब भी यही हो रहा था, अब भी हो रहा है, तो बैलेंस हो गया ये। आपको लगता है फेयर रिस्पॉन्स है ये इस बात पे? देखें, जो इमरान खान को 2 दफ़ा बुलाया गया, दोनों दफ़ा मैं उनके साथ था। पहले तो ये था कि उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर एक सुओ मोटो नोटिस की दरख्वास्त दी थी बोटेनिकल गार्डन को बचाने के लिए, जो कब्जा ग्रुप्स थे उनको, उसमें बुलाया गया था और वो जाके खड़े हुए थे। दूसरी दफ़ा एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वज़ीर आज़म आए और जवाब दें, और वो जाके खड़े हुए थे। किसी प्राइम मिनिस्टर का, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के किसी आदमी का अदालत में बुलाया जाना, तलबी के बाद वहाँ पे खड़ा होना, ये दिस इज़
जस्ट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो जस्टिस के और हमारी जो अदलिया की एक पूरी खूबसूरती है, उसके नॉर्म्स हैं कि कोई आइन से और कानून से बालातर नहीं होगा। अगर इसको जोड़ा जा सकता है कहीं, तो वो इस तरह से जोड़ा जा सकता है कि आधी रात वाला जो सुओ वोटो नोटिस था, उसमें तो शहबाज को बुलाया गया था। वो उछल उछल के डेस्क पे कह रहा था कि मुझे 6 महीने दे दें, मैं इस कौम को बदल के रख दूंगा। और अब उसने जो पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की, उसने ये कहा कि जितनी आसानियां हैं हमारी और जितनी हमारी सहूलतें हैं वो दूर हो गई हैं हमारे दौर में। वो उसने तस्लीम किया, जिस तरह एक दफा उसने तकरीर करके कहा था मैंने बिजली खत्म कर दिया। तो ये दो अलग चीजें, लेकिन ये जज साहब की अपनी चॉइस थी, वो वहां पे गए और उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करता। असल बात और है, असल बात यह है कि एक चोरों की पूरी बारात वहां तकरीरें कर रही है, और जो पूरी कौम को तवक्को थी कि जो आइन की माहिर उनकी कोई खातून मिनिस्टर हो या आइन का माहिर उनका कोई वजीर हो, आपको पता ही है वो अदलिया के बारे में क्या जुबान इस्तेमाल करते हैं। तो वो आइन के अलावा फिर ये है कि जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी उसको नहीं बुलाया गया, जो आज भी जीबी में अक्सरियत में है, वो केपी में अक्सरियत में है, पंजाब में अक्सरियत में है, आज भी वो एजेके में अक्सरियत में है, आज भी वो इस्लामाबाद में अक्सरियत है, वो तो थी नहीं। तो मेरे ख्याल में तो ये कोई आइन के जश्न से ज्यादा एक बरसी थी, जिसमें जिस तरह एक दफा जालिब ने कहा था कि चंद मायूस से चेहरे थे और सच्चाई का मातम था, जिन था या रेफरेंडम था, शहर में हू का आलम था। तो ये कौन से लोग थे? अच्छा, अदर देन दोज हु आर अक्यूज्ड ऑफ बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपीस इन खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस थे, करप्शन चार्जेस थे, और अदालतों में जिनको फर्दे जुर्म लगनी चाहिए थी उनके नीचे कुर्सी लाके रखी गई। अच्छा बाबर साहब, एक और बहुत अहम बात के राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जिस तरह से कर रहे हैं तो शायद अब अक्टूबर में भी इलेक्शन ना हो सके। तो अब क्या आइन नहीं है जिसके मुताबिक मुल्क चल रहा है, ये इमरान खान साहब के बयानात पर डिपेंड करता है कि हुकूमत क्या फैसले लेगी? देखें, जो आइन है ना, जिस तरह पहले बात हुई है जी, उसकी कमांड होती है। आइन लावारिस भी नहीं होता और आइन बेताकत भी नहीं होता, और उसकी कमांड पे जो अमल ना करे, वाज़े तौर पे उसके खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है, और वो जो 204 है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में तोहिन अदालत के लिए इस्तेमाल होता है, ये दो आइनी रास्ते मौजूद हैं। अच्छा, अब आप आ जाएं बयान पे, तो ये जो बयान देने वाले जितने भी वजीर हैं, ये यकीन रखें कि इनका पीडीएम पूरा पिंड भी अगर मर गया ना तो उसने कभी नंबरदार नहीं बनना। जिस दिन इलेक्शन होना है इनका धड़न तख्ता लोग करके रख देंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिधर तवज्जो नहीं, आप तीनों यंग आदमी बैठे हुए मेरे साथ, इसलिए मैं आपकी तवज्जो इधर चाहता हूँ कि 2.25 करोड़ पिछले 24 घंटों में तकरीबन मोर और लेस वोट नए दर्ज हुए हैं, जिनमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक, खवातीन जो है वो 50% के करीब तकरीबन जो मेल आबादी है मुल्क की उसको पहुंच गई हैं, वो किस तरफ है आपको पता है। दूसरी यूथ है जो वोट जिनके अब दर्ज हो रहे हैं, जो वोट के इंदराज की उम्र को पहुंचे हैं। वोट ज़ाहिर है हमारी उम्र में या आपकी उम्र में तो नहीं दर्ज होते, वो तो जो नए वोटर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो प्रीडोमिनेंटली वो पीटीआई का वोटर है और अक्सरियत के साथ वोटर। इनका जो खौफ है वो इमरान खान का और साथ उसके यूथ का, साथ खवातीन का, साथ आप जैसे जो आज़ाद इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं उनका भी है, और अपने मुल्क से खौफजदा है। असल बात यह है कि अपने इदारों से, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, अपने आईनी निज़ाम से और अपने इलेक्शन से ये खौफजदा है। इनका ख्याल ये है कि शायद इनको कोई लंबा अरसा बिठा सकता है। I don't see that happening. सही, बहुत बहुत शुक्रिया बाबर रवान साहब, आपने हमें वक्त दिया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पावर्स को कम करने का बिल फिर से मंजूर हो गया है, फिर से सदर के पास चला गया है। अब देखते हैं कि इस पर क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में नाअहल कर दिया गया है, इस पर भी बात होगी ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला।
राना सनाउल्लाह साहब ने अब बयान दे दिया है, वज़ीर दाखिला है, कि अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो शायद 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात ना हो। मुज़म्मिल, ना सिर्फ ये कि पंजाब में इंतखाबात का कोई इरादा नहीं लग रहा, बल्कि आगे कौमी असम्बली या दीगर सूबाई असम्बलियों के सिंध और बलूचिस्तान, उसका भी कोई इरादा नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि इससे तो लगता है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया कि आइन के मुताबिक नहीं चलना, इमरान खान के मुताबिक चलना है, उसके बयानात को देख कर हमने फैसले करने हैं। बिल्कुल ऐसे जो वो कह रहे हैं कि रवैया इमरान खान साहब को जो है वो दुरुस्त करना पड़ेगा, इसका मतलब सिर्फ यही है कि हर चीज़ जो है वो रवैयों पर डिपेंड करती है। जिस तरह से आपने कहा रूल ऑफ लॉ पर डिपेंड नहीं करती। पाकिस्तान में अगर तारीख़ देखें अनफॉर्चुनेटली तो मकबूलियत खाली कुछ नहीं कर सकती, कबूलियत भी चाहिए होती है, और इमरान खान साहब की फ़िलहाल कबूलियत जो है वो नहीं है। आप ये देख लें कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ है उसके अंदर भी गवर्नमेंट को कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली, उससे मज़ीद कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा है इस चीज़ को देखते हुए कि हमारा जो प्लान है उस पर कोई ख़ास मज़ामत दिखाई नहीं दे रही किसी भी तरफ से। तो इसीलिए अब आपको ये ऐसे बयानात मज़ीद सुनने को मिलेंगे आगे जाकर, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ इन्हीं मौज़ूआत से, इन्हीं वाक़यात से भरी हुई है कि मकबूल लीडर जितने मर्ज़ी हों और जितना बड़ा मैंडेट हो, जितनी बड़ी पब्लिक सपोर्ट हो उनके साथ, लेकिन जब तक सिस्टम उनको एक्सेप्ट नहीं करता, अब अगर इंतखाब होता ही नहीं है तो खान साहब की ये मकबूलियत कैसे सिस्टम में दाखिल कैसे होगी। तो इससे हमने मुल्क को बहुत नुकसान हुआ है। चले बहुत पीछे नहीं जाते हम जी, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में देख लें आप, क्या हमने हासिल कर लिया। वो एक वक्ती बबल सा था और उसके बाद आज तक हम उससे नहीं निकल पाए। उस वक्त जो फैसले किए गए आज तक हम वो भुगत रहे हैं। बिल्कुल, पार्टियां जो हैं वो ऐसे ख़त्म नहीं होती, ये तो लेसन है और ये कोई भी लर्न कर सकता है अगर वो तारीख़ पढ़े। पीपल्स पार्टी के ऊपर जो टैक्टिक्स हुए थे ज़िया साहब के दौर के अंदर, एक्सपेक्ट उन्होंने यही किया था कि अब पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब बेनज़ीर लैंड की 86 में पाकिस्तान में तो 5 लाख लोग उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पर मौजूद थे। तो 10 साल ज़िया साहब ने मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद जो नतीजा था वो सिफ़र आया। इससे साबित यही होता है कि आप अगर दबाएंगे वोटर को तो वो मज़ीद अपने लीडर के साथ लॉयल हो जाता है। तो ये इतनी सिंपल सी बात है जो हर बंदे को समझ आ सकती है, लेकिन यहाँ पर नहीं आती। और उसकी वजह यही है कि जब आप मैंडेट को डिनाई करते हैं, बेशक वो किसी का भी हो, खान साहब से इख्तलाफ हो किसी को या कोई उनसे एग्री करता हो, लेकिन अगर कानून कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो फिर वो किसी के लिए भी बेंड करना मुश्किल नहीं है कि वो आए और कहे कि अभी मेरा मूड नहीं है, अभी इंतखाब नहीं करवाना। राना साहब का ये बयान मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की स्पिरिट के बिल्कुल अगेंस्ट है। उनका ये कहना कि खान साहब के रवैये से जो है ना वो मशरूत है इंतखाब, और अगर वो ठीक हो जाए तो इंतखाब जल्दी आ जाएगा, ये साबित करता है कि यहाँ पर मजाक उड़ाया जा रहा है कानून का, और यहाँ पर जो है वो लॉ कोई भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट कोई नहीं है। तो कल को जाकर मैं समझता हूँ कि ये जो हथकंडे हैं इसमें ये ख़ुद भी फंसेंगे, और पुराने केस पाकिस्तान में खुलते रहते हैं। आपको भी इल्म है कि जब IGI बनी थी तो मेहरान बैंक स्कैंडल का केस हो, असगर खान केस हो, वो दहाइयों बाद खुल गया था और पिछले दौर में चलता रहा। तो ये भी आगे जाकर फेस करना पड़ेगा इनको। तो दूर की सोचनी चाहिए और ऐसी पॉलिटिक्स करनी चाहिए जिसमें इंतकाम कम हो और कानून और आयन की बात ज़्यादा हो। तो ये बयान जो है ये अक्कासी करता है इनके सब में। मुल्क का क्या होगा जब आप एक बुनियादी हुकूक की पामाली कर देंगे, आइन की, आप जब, यही तो आइन की खूबसूरती भी है और एक मसला भी है कि जब आप एक शिक को तोड़ते हैं तो आपको बहुत सी शिकों को फिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, फिर वो आइन आप ख़त्म करते चले जाते हैं। तो उसका क्या होगा। और दूसरा ये कि ये भी खबरें हैं कि जी कुछ बैक चैनल पर मुज़ाकरात हैं, लेकिन गारंटी मांगी जा रही है। गारंटी ये भी है कि जी इमरान खान जब मान जाएं तो उसको ओन भी करें, ये ना कहें कि जी हाँ जी कोई मुआहदा हो जाता है तो उसको फिर भी तनकीद करते हैं कि हाँ जी मुआहदा हो गया, उसके मुताबिक हम अब चलेंगे और हम खामोश हैं, जिसमें कुछ इलेक्शन आगे पीछे हो सकते हैं। ये बात भी हो रही है। और जिस तरह से हमने 12 महीने देखे हैं, कोई एक हमने इंडिकेटर अच्छा नहीं देखा, बेहतर नहीं देखा। और अब तो लगता है कि जरदारी साहब कुछ ज़हन साजी भी कर रहे हैं दिवालियापन के लिए। तो पता नहीं फिर अगर ये डिले करेंगे तो मामला चलाएंगे कैसे। देखें, इसहाक डार साहब का डिनाई करना अमेरिका जाने से और उनका ये कहना कि यहाँ सियासी माहौल बहुत गर्म है, यही साबित करता है कि इकॉनमी को लेके कितनी सीरियसनेस मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ जो बैकडोर मुज़ाकरात की बात आपने की है, इमरान खान साहब ने, मैं समझता हूँ कि बड़ा सॉफ्ट स्टांस लिया है रिसेंटली, जब उन्होंने ये कहा कि बात करने को तैयार हैं और मुज़ाकरात की दावत भी दी। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि हम बात करने को तैयार हैं, आप आएँ। तो वो साबित यही कर रहा था कि लचक जो है वो दिखा रहे हैं और किसी बात की तरफ आ सकते हैं जहाँ पर कोई कॉन्टेस्टेशन हो जाए, बैठ के बातचीत हो जाए। लेकिन जरदारी साहब का ये कहना कि आप चल कर आएँ, तो ऑब्वियसली वो उससे सूरत हाल जो है वो ये साबित करती है कि बात करने का प्लान नहीं है गवर्नमेंट का, क्योंकि बात होनी ही इंतखाबात के ऊपर है और वो अभी उस तरफ आना नहीं चाह रहे। अभी वो बेंच की डिस्कशन से निकल नहीं रहे। अभी 4-3 के फैसले और 3-2 के फैसले डिबेट हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात करने की अगर नीयत हो तो इतना मुश्किल काम नहीं होता। वफ्त बनाया हुआ है तहरीक इंसाफ ने भी,
PDM की हुकूमत भी एक इत्तेहादी हुकूमत है, वो सब मिल के बैठ सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी आपस में जो है वो कोई बयान नहीं मिलता। फजलुर रहमान साहब का कोई और स्टांस है इंतखाबात को लेके, शहबाज शरीफ साहब का कुछ और है, पीपल्स पार्टी का कुछ और है। अच्छा, इसमें एक तो जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अब या सुप्रीम कोर्ट के बारे में उन्होंने कानून साजी अब कर दी है, दोबारा सदर ने दस्तखत नहीं किए थे तो अब दोबारा जॉइंट सेशन बुलाकर उन्होंने बिल पास कर दिया। अब सदर के पास दोबारा गया है, वो एक रस्मी कार्रवाई है, सदर अगर दस्तखत नहीं भी करते तो फिर वो तकरीबन 20 तारीख तक वो कानून वैसे ही बन जाएगा। अब इसके बाद सोचा जा रहा है कि शायद इनके पास ये ऑप्शन आ जाएगी कि चीफ जस्टिस कोई फैसला भी देते हैं अगर सो मोटो में, तो उसके बाद हम अपील में चले जाएंगे। 3 जजेस होंगे, उनमें काजी फाइज साहब भी होंगे, वो फिर फैसला करेंगे, बेंच भी वो बनाएंगे, सो मोटो का भी फैसला वो करेंगे। मगर इसके साथ जो ये 4-3 की बहस है, इसमें तो जो हुकूमत ने अभी पार्लियामान में बिल पेश किया कि जी क्या हमें 21 अरब रुपया देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो उसमें तो ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में ये हमसे रकम मांगी गई है। तो इसका मतलब है कि आपने मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको इम्प्लीमेंट करना है और वो फैसला अपना वजूद रखता है, तभी आप पार्लियामेंट गए हैं। तो एक तरह से तो एक्सेप्टेंस तो है। देखें, बॉयकॉट तो उन्होंने खुद डिनाई कर दिया। पहले उन्होंने बयान दिया पार्लियामेंट में, उसके बाद में जब कोर्ट में सवाल हुआ कि आपके वकला फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, बॉयकॉट नहीं है, और उसमें यह है कि हम इसको मानने से इनकार बेशक कर दें, और जो कि किया भी बाद में। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो PTI भी मिस कर गई, शायद उस पर इतनी बात नहीं हुई और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी डिबेट नहीं हुई, वो ये है कि जो करारदाद पास की थी जिसमें ये कहा था कि इस फैसले को रिजेक्ट करते हैं, उस पर PDM की जो लीडरशिप है उसके सिग्नेचर नहीं है। फजलुर रहमान साहब की पार्टी के भी नहीं है, शहबाज शरीफ साहब के अपने भी नहीं है, तो वो बिलावल साहब के भी नहीं है, बिलावल साहब के भी नहीं है, कानून के नहीं है, उनके भी नहीं है। तो वो ये जाहिर करता है कि ये सेफ भी खेल रहे हैं साथ साथ, और ये भी कह रहे हैं कि ये फैसला जो है वो हमारे सारे इंटरेस्ट के खिलाफ है और ये पार्टिज़न है, ये बाइस्ड है। तो इससे साबित ये होता है कि सेफ भी कहीं ना कहीं खेलना चाह रहे हैं। इसीलिए जो आपने मिसाल दी है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ये फ़ंड जारी करना पड़ेगा, तो वो यही साबित करता है कि कल को वही बात कि अगर तो कानूनी कार्रवाई होती है इलेक्शन के डिले पर, तो ना सिग्नेचर दिखाई दें उनके, और साथ साथ कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे वो ट्राई हो जाएं। और इसीलिए कैबिनेट का जो है ना वो एक सहारा लिया जा रहा है और पूरे पार्लियामान को इस्तेमाल किया जा रहा है, शख्सी तौर पे इसको डील नहीं कर रहे। तो फ़ंड जारी करने की जहाँ तक डिबेट है उसमें भी ऑब्वियसली कोई नीयत नहीं है। 10 अरब का लैपटॉप स्कीम के लिए जा सकता है, अगर अंडरपास बन सकते हैं तो ये भी जारी हो सकते हैं। तो उनकी इंटेंशन वाज़ेह है और उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इस मूड में नहीं है कि अभी मामला आगे बढ़ें, और ट्रूप कमिटमेंट भी नहीं है, क्योंकि अगर 30,000 एहलकार उनको दे रहे हैं अभी और वो 3 लाख मांग रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये नॉन कॉपरेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉपरेट करें, आप नहीं कॉपरेट कर रहे, इसका मतलब ये इनके बयान से वाज़ेह है, वो तो एक बहाने हैं, सबको नजर आ रहा है। अगर 50 करोड़ रुपया एक शख्स सकता है पार्लियामेंट के एक मेंबर को, तो फिर आपके लिए क्या है 21 अरब रुपया, और ये तो मज़ाक खेज़ बात है, पूरी दुनिया को हम क्या बताएंगे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे। बहुत कुछ पहली दफ़ा हो रहा है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया गया कि उन्होंने जजेस के ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा उससे ज़्यादा ख़तरनाक बातें हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी लीडरशिप, PDM की लीडरशिप कर चुकी है और मुसलसल कर रही है, गालियाँ तक दे रही है। क्या इसमें उनके लिए भी निशानियाँ हैं, ख़तरे की कोई बात है? ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ख़ान को नाअहल करार दे दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से, आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से। अब उन्होंने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वहाँ भी उनको रिलीफ नहीं मिल सका और उनसे जवाब तलब किया गया है, लेकिन फ़ैसला का वहीं है। और अब तो इमरान खान साहब ने भी मुशावरत की है कि जी इसके बाद अब किसको वज़ीर आज़म लगाया जाए आज़ाद कश्मीर का। तो ये सूरत हाल है, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल तहरीक इंसाफ के लिए इसलिए नज़र नहीं आती कि उनके पास क्लियर मेजॉरिटी वहाँ पर है सीट्स में। तो ये भी ख्याल किया जा रहा है कि शायद कहीं पीपल्स पार्टी का कोई वज़ीर आज़म ना आ जाए, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा होना मुश्किल है। मगर बहरहाल सरदार तनवीर इलियास ख़ान साहब ने तकरीर की थी धमकी आमेज़, जिसमें उन्होंने जजेस के हवाले से या अदालत के बारे में कहा कि जी कुछ धमकियां दे दी कि जी फैसले यहाँ होंगे, कोई अफसर फैसला नहीं कर सकता, इस तरह की बात की। लेकिन मुज़म्मिल अब ये तो हो गया और ज़ाहिर है कि सरदार साहब अब परेशान भी होंगे कि फ़ैसला भी आ गया है। अब ना सिर्फ ये कि वो वज़ीर आज़म नहीं रहे बल्कि सीट भी जाती रही, अब वो मेंबर भी नहीं रहे आज़ाद कश्मीर की असम्बली के। मगर बहुत से लोग ये मवाजना कर रहे हैं उनकी उस तकरीर का, जितनी मैंने सुनी है, मुझे तो यहाँ पर PDM और दीगर जो यहाँ पर लीडरशिप है, उन्होंने पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस
बल्कि चीफ जस्टिस के हवाले से वज़ीर पार्लिमानी अमूर ने जो ज़ुबान इस्तेमाल किया, जो गालियाँ दी हुई हैं, वो तो कहीं ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हैं। देखें, इस पर तो ऑब्वियसली अब इसको जो है वो जो डिसीजन है उस पर इतनी स्पेस नहीं है कि उस पर क्रिटिसिज्म हो सके, लेकिन मसला ये इनिशियली मुझे लगता है कि कोई बेहतरीन चॉइस नहीं थी खान साहब की भी ये, जब उन्होंने पीएम नॉमिनेट किया था इनको। और साथ साथ ये भी कि कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए, आपको याद होगा, जिसमें जलसा-ए-आम में तकारीर इन्होंने की, कंट्रोवर्सीज़ बन गई, कभी अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर दिया, वो चीज़ें एक तरफ। लेकिन ये ट्रेडिशन पाकिस्तान में रही है। आपको पता है कि बहुत से वज़राए आज़म यहाँ पर अदालतों की दहलीज़ पे इस तरह से डिस्क्वालीफाई हुए हैं। गिलानी साहब रिसेंटली हुए थे, पहले नवाज़ शरीफ साहब भी हुए हैं। गिलानी नवाज़ शरीफ साहब कोर्ट में चले गए थे गवाही देने के लिए, तो वो बाद में रिग्रेट किया उस चीज़ को। तो ये पाकिस्तान में 47 से 58 तक 8 वज़राए आज़म आए थे, आने 2 चाहिए थे। कोई 3 महीने के लिए आ रहा है, कोई 3 साल के लिए आ रहा है। तो पाकिस्तान में कभी भी वज़ारत उज़्मा, चाहे वो कश्मीर की हो या पाकिस्तान की हो, वो उस तरह से कभी जो है वो उसकी अथॉरिटी, एक भी पाकिस्तान में तो एक भी प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सका, जो कि सवालिया निशान है। अगर 75 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद डेमोक्रेसी की जो बेसिक ट्रेडिशन है, अगर वज़ीर आज़म अपनी नौकरी का टेन्योर मुकम्मल नहीं कर रहा और उसी की जॉब सिक्योर नहीं है, जो सबसे बेहतरीन जॉब है मुल्क के अंदर। वैसे तो अभी शहबाज शरीफ साहब मुश्किल से 1 साल हुए, इनका भी पता नहीं चल रहा जो काम हो रहे हैं उसमें, इन पे भी ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है ना कि 5 साल करते। तो ये है कि यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिशन यही रही है कि यहाँ पर जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनकी नौकरी हमेशा ख़तरे में ही होती है, चाहे वो किसी भी साइड से हो। और उससे यही होता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म नहीं हो सकती। दोबारा इंतखाब कराओ, फिर किसी को लेके आओ। तो ये इस सिलसिले से, इस सर्कल से हम निकल ही नहीं सके 70 साल से, कि कौन ऐसा वज़ीर आज़म आएगा जो कि ऑनेस्ट भी है, जो कि सब कुछ है जिसके पास, उसके बावजूद वो टेन्योर पूरा नहीं कर रहा। खान साहब ने तो ये कहा था ना कि जो ऑनेस्ट होगा, जो करप्शन नहीं करेगा, वो 5 साल निकाल जाएगा। वैसा भी नहीं हुआ। या इदारे इसलिए इदारों से खतरा होता है कि करप्शन होती है और जी फोन टेप किए जाते हैं, फलां, ये सब वो बातें किया करते थे। बिल्कुल कि जी मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई खौफ नहीं है, क्योंकि मैंने तो करप्शन नहीं करनी, मुझे इदारों से कोई खौफ ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद छुट्टी हो गई। उन्होंने ये भी कहा, जी मेरी फ़ोन पर गुफ्तगू सुनी जाती है, लेकिन मुझे फिर भी मसला नहीं है, उसकी वजह कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। तो उनको भी ये लेसन मिल गया होगा कि इट्स नॉट अबाउट करप्शन इन द लॉन्गर रन। बल्कि उनकी ऑडियोज बहुत सी आ गई उसके बाद, बिल्कुल आ गई, साइफर भी आ गई, दीगर भी आई, और शहबाज शरीफ साहब के भी वज़ीर आज़म बने ही थे तब आ गई मरियम साहब और उनके आपस में। बिल्कुल। तो ये चीज़ यही है कि पॉलिटिशियंस को यहाँ पर फैसला करना पड़ेगा कि अल्टीमेट अथॉरिटी है किसकी। आप बैठें, आपस में बात करें और फिर डिसाइड करें कि क्या हमने पार्लियामान को जो है वो तक़वियत देनी है, इसको मजबूत करना है, या इसी तरह अपनी जॉब को बचाने के लिए अगर 3-4 साल लगा देंगे तो इशू कौन रिजॉल्व करेगा। इसीलिए इशू की सियासत होती नहीं है, असल मसाइल हल नहीं होते। उसकी वजह यह है कि पहला मकसद ये होता है वज़ीर आज़म का कि अपनी नौकरी बचानी किस तरह से है, हर वक्त इसी में लगे रहते हैं। तो ये एक ऐसा सर्कल क्रिएट होता है जिससे एक पावर पॉलिटिक्स के अलावा कोई गुंजाइश बचती नहीं है, और साजिशें होती रही हैं, अब भी होती हैं, आगे भी होती रहेंगी। क्योंकि जब तक आप रिफॉर्म नहीं करते, आप उन कवानीन को उठाकर बाहर नहीं फेंकते जो कि वज़ीर आज़म की कुर्सी को कमज़ोर करते हैं। अच्छा, इसमें एक ये भी बात की जा रही है कि ये बयान तो हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी, वहाँ से भी जनाब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म किया जाए। अभी गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला पर बहुत से एतराज़ात अब भी हैं कि जी वो क्यों आ जाते हैं इमरान खान सबसे मुलाकात करने, उनकी सिक्योरिटी क्यों साथ आती थी, फिर IG को भी वहाँ पर बदल दिया गया। तो क्या इस तरह आपको लगता है कि PDM को कोई फ़ायदा हो जाएगा अगर वो इस सारे खेल में कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि जी तनवीर रियाज गया है, शायद कोई अब हम जोड़ तोड़ कर सकें और अपना प्राइम मिनिस्टर ला सकें? देखें, बिल्कुल वो मैं समझता हूँ कि उससे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि असल गेम पंजाब की है। सारी डिबेट का सेंटर पंजाब है इस वक्त। इवन सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है उसका भी आपको पता है फोकस पंजाब ही है। KP के बारे में वो परसों मैं सुन रहा था, कोई अभी तक वो दरखास्त पड़ी हुई है, कोई 250 रुपये की फ़ीस थी, वो जमा नहीं करवाई, इसीलिए रिजेक्ट हो गया। तो आप ये देखिए कि इन इश्यूज़ पे उसको फंसाया हुआ है लोगों ने। अभी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उसको लेकर सीरियस नहीं है। बिलावल साहब ने भी यही कह दिया कि असल गेम पंजाब की है, लाहौर की है। करोड़ों लोग हैं वहाँ पर, शोरिश सबसे ज़्यादा है। आए दिन फिर दोबारा हम देख रहे हैं दहशतगर्दों की तरफ से हमले हो रहे हैं पुलिस पर, और वहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है। जब इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है तो आइन के मुताबिक वो फैसले ही नहीं कर सकती कि क्या करना है। ऐसे ही है जी, नॉर्दर्न बॉर्डर पाकिस्तान आपने वो हक ही छीना हुआ है, और अब तो जब कबायली इलाके साथ आकर मिल चुके हैं तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हो सके वो इलेक्शन हो। लेकिन सीरियसनेस आप देख लेना, नॉर्दर्न बॉर्डर पाकिस्तान का जितना इनसिक्योर है, ऑपरेशन का भी ऐलान हुआ है, उसके बावजूद वहाँ अगर गवर्नमेंट नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन के बावजूद भी शायद उतनी स्टेबिलिटी ना आ सके। क्योंकि अगर फैसला साजी नहीं हो रही कि तालिबान को लेके अब पॉलिसी क्या बनानी है, बॉर्डर सिक्योर कैसे करना है, या फिर शहरियों की सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करनी है। जितनी स्टडीज़ हुई हैं मुज़म्मिल, उनमें यह है कि ये जो टेररिज्म है ये
बहुत सी चीज़ों से जुड़ा होता है। उसमें आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेते हैं, उसमें आप एजुकेशन को लेते हैं, उसमें आप डेवलपमेंट को साथ देखते हैं, जिसमें हम बल्दियाती निज़ाम, जिसको एक आम लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ग्रास रूट तक आप लोगों को एम्पावर करें, वो सब चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। और वो कुछ भी नहीं हो सकता जब तक आप वोट ही नहीं वहाँ पर हो सकेगा। वो होगा तो उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल चूंकि टाइम खत्म हो गया है, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम देखने के लिए। कुछ देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।